तो बच्चों अभी हम लोग अपने BSDT लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अभी तक मैंने आप लोगों को 2D फिगर में सबसे एक इंपॉर्टेंट फिगर जिसका नाम था ट्रायंगल उसको कंप्लीट कर दिया था, है ना। ट्रायंगल में जो बेसिक बातें थी वो सब कंप्लीट हो चुकी थी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फिगर जिसका नाम है चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज। आप इसको क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हो। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों चतुर्भुज। चतुर्भुज, अच्छा, जब भी कभी बात चतुर्भुज की होती है कि बताइए हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो आपके मन में एक ही प्रश्न आता होगा कि ऐसा आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक ऐसी आकृति है जिसमें ये 4 भुजाएं हैं, है ना। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। पहली साइड ये हो गई, ओके, दूसरी साइड हमारी ये हो गई, कैसी भी बना दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी साइड ये हो गई, ऐसे लगा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, है ना। तो एक जनरल मैंने फिगर बना दिया और अगली साइड हमारी ये हो रही है, देखिए। तो ये जो 4 आकृतियों से मिलकर हमारे पास एक 2D प्लेन बनता है, एक 2D आकृति बनती है, उसी को हम बोलते हैं चतुर्भुज, है ना। चतुर्भुज की अगर भुजाओं की बात करते हैं तो यहां पर देखिए मैंने इस भुजा को हमने A कह दिया, इस भुजा को हमने B कह दिया। भुजा नहीं, ये वर्टेक्स है, शीर्ष है। तो ये सारे के सारे शीर्ष हमने ABCD कह दिए, है ना। बच्चों अगर ये सारी की सारी भुजाएं भी मैंने कह दी, अब होता क्या है कि इसमें ना हम लोगों को सारी साइड भी माननी पड़ेगी। तो चलो एक काम करते हैं, AB साइड को हमने स्मॉल a से शो कर दिया, या स्मॉल a से नहीं शो करना तो ऐसे भी रहने दीजिए, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि हमारे पास ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखना, चतुर्भुज में ये जो एंगल बन रहे हैं, ये जो हमारे एंगल बन रहे हैं, पहला एंगल एंगल A, दूसरा एंगल एंगल B, और तीसरा एंगल C, और चौथा एंगल D। ध्यान रखना चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, तो कह देना 360 डिग्री होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर चतुर्भुज के आप चारों कोणों को आपस में जोड़ दीजिए, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, तो ध्यान रखना इसका जो योगफल होता है वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। हालांकि मैं इसको निकालना भी आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चतुर्भुज में बच्चों ध्यान रखना 2 तरह के विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण पाए जाते हैं। पहला विकर्ण अगर आप देखिए, पहला विकर्ण हम लोग किसको बोल सकते हैं, तो पहला विकर्ण, पहला डायगोनल ये रहा, ये पहला डायगोनल हो गया, है ना, और ये रहा दूसरा डायगोनल। तो ये जो मैंने बीच में डॉटेड लाइनें खींची ना बच्चों, इसको हम लोग डायगोनल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना इसी को हम लोग बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। तो कौन कौन सा विकर्ण हुआ, तो कह देना एक तो सर देखो AC हुआ, AC, और दूसरा हो गया बच्चों BD। तो AC और BD इन दोनों को हम लोग डायगोनल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विकर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, 4 एंगल बनते हैं, और चारों एंगल का योगफल 360 डिग्री होता है, और ध्यान रखना 4 भुजाएं होती हैं। अच्छा, भुजाएं किसको बोलते हैं, तो कह देना ये जो आपने AB लिया हुआ है सर, AB के साथ BC आया है, BC के बाद CD आया है, और CD के बाद देखिए हमारा कौन सा आया है, DA। इन्हें बोलते हैं कि ये सब चतुर्भुज की भुजाएं हैं साइड से, ओके। और डायगोनल किसको बोलते हैं, मैंने आप लोगों को ये बताया, ठीक है। तो चतुर्भुज एक कैसे तो प्लेनर आकृति होती है, यानी ये X और Y में फैली होती है। अब चतुर्भुज में भी आपको ढेर सारे चतुर्भुज आपको पढ़ने होंगे। जैसे कि सबसे पहला जो सिंपल चतुर्भुज होता है उसका नाम होता है स्क्वायर वर्ड। अच्छा, मैं फिर से बता दूं, आप लोगों को यहाँ एरिया वेरिया के फॉर्मूले नहीं पढ़ने। आप जैसे कि मैंने अभी त्रिभुज पढ़ाया तो मैंने कहीं पर भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, क्योंकि क्षेत्रफल पढ़ना, क्षेत्रफल, वॉल्यूम, ये सब पढ़ना, ये सब हमारा गणित में आता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि आकृति बनती कैसी है, और उनकी जो सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है ना। तो सबसे पहली इसमें जो आएगा कि बताइए चतुर्भुज में से सबसे पहला आकृति क्या बनेगी, चतुर्भुज में सबसे पहली आकृति को किस नाम से जाना जाएगा, तो बच्चों सबसे पहली आकृति होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोला जाएगा, स्क्वायर। अब आप ये कहेंगे कि भैया स्क्वायर क्या होता है, तो कह रहा स्क्वायर का मतलब ये होगा सर कि 4 भुजाओं से मिलकर बनने वाली एक ऐसी आकृति, 4 भुजाओं से मिलकर बनने वाली एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। देखो ये चारों की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए बच्चा, और साथ साथ ये जो एंगल बन रहा है ये सारे के सारे एंगल हमारे कितना हो जाए, 90 डिग्री, ठीक है।
तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, इसके अलावा सारे एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो बच्चों ऐसी आकृति को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्क्वायर के नाम से जानते हैं, वर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये स्क्वायर और वर्ड हो गया जिसमें हम कह सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर है, और इसके अलावा कह सकते हो कि चारों के चारों एंगल भी बराबर होंगे, और बराबर के साथ कितने डिग्री होंगे? 90 डिग्री। तो स्क्वायर ना एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मतलब अगर चतुर्भुज का सबसे सिंपल फॉर्म पूछा जाए तो यही स्क्वायर है। अच्छा, दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है चतुर्भुज का? सर दूसरा फॉर्म चतुर्भुज का होता है बच्चों आयत। आयत हम लोग इसको नाम से जानते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं, है ना, रेक्टेंगल। अब बच्चों आयत क्या होता है? तो कहना आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। देखिए ये हमारा रेक्टेंगल बना है, आयत बना है, तो आयत में क्या होता है बच्चा? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि ये भुजा मेरी ए है, तो ये वाली भुजा भी ए होनी चाहिए, और ये भुजा बी है तो ये वाली भुजा भी बी होनी चाहिए। ओके, बट ये जो एंगल बनना चाहिए, ये एंगल अभी भी बताइए कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये जो हमने आपको साइड बना के दिखाई है, इस साइड को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल यानी आयत। सुनते रहना, है ना। अब एरिया वेरिया, लंबाई, टूड़े, चौड़ाई, ये सब हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, इसमें एरिया एरिया नहीं पूछा जा रहा। अभी मैं एएलपी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा था बीएससीडी का, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है ना। पेंटागन पूछ सकता है, हेक्सागन पूछ सकता है, मैं सब बताऊंगा, बस आप सुनते रहिए। ये हमारा आयत हो गया। इसके बाद जो हमारे पास अगली आकृति होगी बच्चा, उसको हम बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। ध्यान रखना, पैरेललोग्राम भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा अगली आकृति हो जाएगी जिसका नाम होगा समांतर चतुर्भुज। अब प्रश्न ये है कि भाई समांतर चतुर्भुज क्या है? क्या है समांतर चतुर्भुज? बच्चों समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना। तो जब आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, ये देखिए, और समांतर हो जाए, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती है, इसके साथ साथ समांतर भी हो जाती है, तो उसको हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। ये देखिए ऐसे। ओके, तो ये मैंने आपके सामने क्या बनाया है सर? ये आपके सामने है पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। अब थोड़ा गौर से देखिए, समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या है? इसमें मैं नाम दे देता हूं। सबसे पहले तो ये रहा तुम्हारा ए, ये रहा तुम्हारा बी, और ये रहा तुम्हारा सी, और ये रहा तुम्हारा डी। चारों साइड के मैंने नाम दे दिए ए बी सी डी। बच्चों समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, बराबर होती हैं। ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। बराबर भी होगी आपस में, कैसी होगी बच्चा? पैरेलल भी होगी। ठीक है, अब रही बात एंगल की, तो याद रखना एक ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और उसके साथ साथ ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर ये एंगल अल्फा है मेरे भाई, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, और ये एंगल बीटा है मेरे दोस्त, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? तो कह देना ये वाला एंगल भी बीटा होगा। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं, आमने सामने भुजाएं समांतर भी होती है, बट ये एंगल ना 90 नहीं होता। जब ये एंगल 90 हो जाता है दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल, और 90 नहीं है, अल्फा है, 90 से कम या ज्यादा है, तो कह सकते हो हमारा समांतर चतुर्भुज की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। एक और खास बात है, उसको भी आप सुनिए। इसका ये जो डायगोनल होता है ना, देखो मैं आपको बता दूं किसका डायगोनल कैसे कट करता है। देखो जैसे कि मैं अगर रेक्टेंगल में डायगोनल बनाता स्क्वायर में, तो बच्चों ध्यान रखना स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर कट करता है। स्क्वायर का डायगोनल कैसे कट करता है? परपेंडिकुलर। लेकिन रेक्टेंगल का डायमीटर डायगोनल परपेंडिकुलर कट नहीं करता। चल भाई, ये देखिए। ओके, तो हमेशा इस बात को याद रखना, जो हमारे स्क्वायर होता है, स्क्वायर जब साइड बराबर होती है, तो साइड बराबर होती है तो इसके जो विकर्ण होते हैं ये परपेंडिकुलर कट करते हैं, है ना। लेकिन यहां पर ये विकर्ण परपेंडिकुलर नहीं कट करते, ये एंगल अलग होता है, ये एंगल अलग होता है। सेम तरीके से यहां पर भी आइए, इसके जो डायगोनल होंगे ना मेरे दोस्त, वो भी परपेंडिकुलर नहीं कट करते।
याद रखना इसका जो डायगोनल होगा वो भी परपेंडिकुलर नहीं टच करते। ये डायगोनल ये रहा और इसका डायगोनल ये रहा, बराबर। ओके, तो ये डायगोनल भी देखिए आपस में परपेंडिकुलर कट नहीं कर रहे। तो जब भुजाएं बराबर नहीं होती तो कभी भी उसके विकर्ण लंबवत नहीं होते, और बराबर होंगी तो विकर्ण कैसे होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको 3 तरह के चतुर्भुज बनाते दिखाए, वर्ग बनाते दिखाया, आयत बनाते दिखाया, समांतर चतुर्भुज बनाते दिखाया। अभी 2-3 तरह के और भी बाकी है, मैं उसको भी बनाते दिखा देता हूं आपको। अगला आप नंबर डालेंगे जिसका नाम होगा रोम्बस। बच्चों चौथे नंबर पे आप डालेंगे रोम्बस। रोम्बस बच्चों, रोम्बस क्या होता है तो कह देना रोम्बस को हम बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ओके। अब ये समचतुर्भुज क्या है तो समचतुर्भुज में क्या होगा कि जो भुजाएं होंगी, चारों भुजाएं वो बराबर होंगी, बट एंगल जो है ना, जो बनने वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, है ना। ये रहा रोम्बस। मान लीजिए ये मैंने रोम्बस बनाया। रोम्बस में क्या होगा बच्चा, भुजाएं बराबर होंगी, चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और चारों भुजाएं बराबर होंगी। और कह सकते हैं कि देखो एक भुजा मैंने ए कहा, दूसरी भुजा भी ए है, तीसरी भुजा भी ए है, चौथी भुजा भी ए है। जब चारों भुजाएं बराबर होती है तो ऐसे चतुर्भुज को हम बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या है कि ये एंगल 90 नहीं होता, सुन लो, और 90 बन जाएगा तो स्क्वायर, ठीक है, तो 90 नहीं होता। और सेम उसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये डायगोनल के बीच का एंगल, तो ध्यान रखना रोम्बस में डायगोनल के बीच का जो एंगल होता है जब भुजाएं बराबर हो जाती है तो 90 डिग्री होता है। ओके, तो ये एंगल बताइए कितने डिग्री का होगा, सर ये 90 डिग्री का होगा। कुछ नाम भी मैं दे देता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये रोम्बस है, ये क्या है रोम्बस, तो रोम्बस में मैंने कहा कि ये एंगल किसके बराबर होता है तो कह देना ये एंगल उसी तरीके से इसके बराबर हो जाएगा, और ये एंगल बताइए इसके बराबर हो जाएगा। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है मेरे भाई, तब आप कह सकते हो कि बनने वाली आकृति को रोम्बस कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज की एक खास प्रॉपर्टी कि ये भुजाएं आपस में कैसी होंगी, सर परपेंडिकुलर होंगी। बच्चों इन सब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है ड्राइंग बनाने में, ऐसा नहीं है। हाँ, इन सब प्रॉपर्टी का क्या होता है, इस्तेमाल होता है, एंगल का इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम लोग इस लाने लेक्चर में एंगल हो गया, और ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी मैंने बता रहा हूं ना, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है बताई जा रही है। ये भुजा इसके पैरेलल होगी, ये भुजा इसके पैरेलल होगी, बराबर, ठीक है। तो यह आकृति बताइए किस नाम से जानी जाती है, रोम्बस के नाम से जानी जाती है, समचतुर्भुज। इसके अलावा अगली वाली आकृति का नाम होता है समलंब, ठीक है। तो 5वीं वाली आकृति भी लिखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं समलंब, ट्रेपेजियम। तो ध्यान रखना ट्रेपेजियम इसका इंग्लिश में नाम होता है ट्रापेजियम, समलंब। अब ट्रेपेजियम क्या होता है तो बच्चों ट्रेपेजियम की जो आकृति होती है वो कुछ ऐसी बनती है, ये देखो ऐसे, ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है बच्चा कि ट्रेपेजियम में एक भुजा आपस में पैरेलल होती है, लेकिन दूसरी भुजा आपस में पैरेलल नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। थोड़ा गौर से देखिए ट्रेपेजियम में, तो ट्रेपेजियम में ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। तो जब ये भुजा आपस में पैरेलल हो, लेकिन दूसरी भुजा आपस में पैरेलल नहीं होनी चाहिए। साथ साथ ए बी अलग लंबाई की है और सी डी देखिए अलग लंबाई की है, ए बी अलग लंबाई की है, सी डी अलग लंबाई की है, तब ऐसी आकृति को बताइए हम किस नाम से जानते हैं, सर समलंब के नाम से जानते हैं, ट्रेपेजियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में सिर्फ एक भुजा आपस में पैरेलल होती है, दूसरी भुजा पैरेलल नहीं होती, और जब दूसरी भुजा पैरेलल नहीं होगी तो उसी को हम लोग बताइए किस नाम से जानेंगे, ट्रेपेजियम के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये मैंने 5 तरह के आपको चतुर्भुज बनाते दिखाए हैं, और ये 5 चतुर्भुज आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो आप लोगों को एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हाँ बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, एंगल से संबंधित या फिर हमारा भुजाओं से संबंधित, ये बेसिक प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए, है ना बच्चों। इसमें भी सेम उसी तरीके से हम लोग इन सेंटर और आउट सेंटर यानी सर्कम सेंटर और इन सेंटर बना सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल बनाते दिखाता हूं। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि अब मैं आपको बनाते दिखाता हूं, ये एक स्पेशल हेडिंग है जिसमें मैं आप लोगों को किसी
स्क्वायर में इन सेंटर और सर्कम सेंटर बना के दिखाता हूं। ओके, तो इन सेंटर और सर्कम सेंटर कैसे बनते हैं उस बात को समझो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक ये आयत हो गया, मेरे पास ये एक रेक्टेंगल हो गया, है ना, ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो अगर मुझे बनाना है इस पे क्या, इन सेंटर, इन सेंटर, तो इन सेंटर का मतलब होगा कि एक ऐसा वृत्त जो हमारा कह सकते हो कि चारों भुजाओं को टच करता हुआ जाए, चारों भुजाओं को टच करता हुआ जाए, ये कहलाना है इन सर्किल, इन सर्किल। और इन सर्किल का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। सेम तरीके से एक होगा सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल वो सर्किल होता है बच्चा जो इसके ना चारों शीर्ष से होकर जाए, ऐसे। जब कोई वृत्त इसके चारों शीर्ष से होकर जाता है तो उसको बोलते हैं परिवृत्त, है ना। मैं नाम भी लिख दे रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नाम क्या है तो कहना ये जो है ना चारों शीर्ष होकर जा रहा है परिवृत्त, है ना। और अंदर वाले सर्किल का बताइए नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अंतःवृत्त। तो जो भुजाओं से उतर जाए दैट इज कॉल्ड इन सर्किल, और जो चारों वर्टेक्स यानी चारों शीर्ष से उतर जाए तो उसको बोला जाता है सर्कम सर्किल, यानी कह सकते हैं कि परिवृत्त। ओके, मैं भुजाओं के नाम भी दे देता हूं। ये भुजा का नाम, साइड का नाम, वर्टेक्स का नाम ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो चारों जो शीर्ष आएंगे उन चारों शीर्ष के भी नाम मैंने दे दिए, ए बी सी डी। इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, बराबर। ओके, तो चारों मैंने देखो इस तरीके से सारे के सारे चतुर्भुज निपटा दिए और सारे चतुर्भुज के बारे में डिटेल आपको बता दिया। अच्छा, इसके बाद अगली जो 2D फिगर आता है आपके सामने वो आता है बच्चों सर्किल। सर्किल में क्या होता है कि कई बार आपको टेंजेंट वगैरह पूछ लेता है ना, कि किसमें कितनी टेंजेंट होगी। वृत्त, वृत्त के बारे में हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वृत्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वृत्त। सर्किल क्या होता है सुनो ध्यान से। जैसे कि मैं कह दूं कि मेरे पास ये कोई सर्किल है, देखो अभी तक आप लोग इक्वेशंस नहीं पढ़ते थे, अब आपको इक्वेशंस भी पढ़नी रहेगी। देखो आयत, समलंब, इन सब की कोई इक्वेशन नहीं है, लेकिन सर्किल की इक्वेशन भी पढ़नी होती है। तो जैसे कि मैंने कहा मेरे पास ये कोई सर्किल है और इस सर्किल का ये रहा बच्चों सेंटर सी, ये क्या रहा सेंटर सी, है ना। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि सर्किल के सेंटर से, सर्किल के सेंटर से किसी भी बिंदु की दूरी, वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी बच्चों, इस दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस आर। किस नाम से जाना जाएगा, रेडियस आर के नाम से जाना जाएगा। हालांकि ये रेडियस हर जगह बराबर होगी, चाहे कहीं की दूरी ले लीजिए, इधर की इधर की इधर की, हर जगह बच्चों रेडियस हमारी कैसी रहेगी, बराबर। तो ध्यान रखना ये जो आर मैंने बताया ना, ये आर, सर ये आर जो है हमारा वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। सर ये आर जो है ये वृत्त की क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी, ठीक है। अच्छा सर ये वृत्त की त्रिज्या बन रही है। अब दूसरी बात सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर वृत्त की त्रिज्या बन रही है, इसकी इक्वेशंस क्या होगी। तो अगर हमारा ये जो सेंटर है बच्चों ये मूल बिंदु होता है, यानी 0,0 होता है, कई बार आपके केस में मूल बिंदु ही माना जाएगा। तो किसी भी वृत्त की जो जनरल इक्वेशन होती है, यानी कोई भी सर्किल की अगर मैं पूछूं कि बताइए इसकी जनरल इक्वेशन क्या है, तो कह देना इसकी जनरल इक्वेशन होती है x² + y² बराबर a², या a² लिख दो, और या फिर हो सकता है कि यहाँ क्या लिखा हो, r² लिखा हो। तो x² + y² बराबर r², यही तुम्हारे वृत्त की जनरल समीकरण है, जनरल इक्वेशन है। इसी की कंपैरिजन कराने के बाद आप वृत्त की त्रिज्या बता सकते हो। वृत्त की त्रिज्या बताने का सबसे आसान तरीका यही इक्वेशन है ना। अच्छा, अब यहां से बच्चा थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एक तो त्रिज्या को निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले पूछे जाएंगे, यहां पर मुझे फॉर्मूले आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ड्राइंग में इसका इस्तेमाल होता है। बच्चों ध्यान रखना, ये जो हमारा वृत्त है ना, इस वृत्त की पूरी परिधि, ध्यान रखना वृत्त की पूरी परिधि जो है वो कितनी होती है, तो कह देना वृत्त की पूरी परिधि होती है 2πr। वृत्त की पूरी परिधि 2πr होती है। और ध्यान रखना अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल की बात करता हूं कि बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का r²। तो परिधि पूरी 2πr होती है। परिधि का मतलब क्या है, ये जो बाहर वाली ये, और क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है, ठीक है। अच्छा तो सर ये वृत्त आ गया। अब वृत्त में भी देखो
2-3 नाम आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। एक टर्म पूछा जाएगा कि बताइए सर व्यास किसको बोलते हैं। मैं दूसरा सर्कल बना लेता हूं। जैसे कि मैंने देखो एक दूसरा सर्कल बनाया और ये रहा उस सर्कल का बच्चों सेंटर। ये क्या रहा? सेंटर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग व्यास क्या बताएंगे? डायमीटर जिसको बोलेंगे। तो अगर आपने एक लाइन सेंटर से गुजारती हुई खींच दी है, कोई भी लाइन खींच दीजिए जो सेंटर से गुजर रही हो, तो सेंटर से गुजारती हुई अगर आपने एक लाइन खींच दी है तो बताइए इस लाइन को हम किस नाम से जानेंगे? तो ये रहा ए, ये रहा बी, हरा। तो ए बच्चों ए बी तो बोला जाएगा कि ए बी हमारा क्या है? व्यास है। ए बी हमारा क्या है? व्यास है, हरा। बच्चों जो व्यास होता है हम लोग उसको डायमीटर डी से शो करते हैं, और व्यास देखो त्रिज्या का डबल होता है। तो व्यास जो डी होगा वो रेडियस का डबल होगा, यानी डी बराबर बताइए कितना हो जाएगा? सर डी बराबर हो जाएगा 2r, है ना। हमेशा याद रखना जो डायमीटर होगा वो रेडियस का डबल होगा, त्रिज्या का डबल होगा, डी बराबर 2r, व्यास, है ना। फिर इसके बाद आपको समझना होता है जीवा क्या होती है। तो बच्चों अगर आपने व्यास को छोड़कर कहीं पर भी कुछ भी लाइन खींच दिया, जैसे कि आपने यहां पर कोई लाइन खींच दी, चाहे ये भी लाइन खींच दीजिए, ऐसे तिरछी भी खींचिए, उससे मतलब नहीं होगा। और मैंने आपको बोला कि ये सी है, ये क्या है? डी है। सुनना है ना सब लोग? तो बताइए इस सीडी को क्या बोला जाएगा? तो कह देना इस सीडी को बोला जाता है बच्चों जीवा, ठीक है। इस टीसीबी को क्या, इस सीडी को क्या बोला जा रहा है? जीवा, हरा। तो सीडी हमारा जीवा हो गया। अच्छा और बातें सुनिए, सीडी हमारा जीवा हो गया। अब मैं आपको बताता हूं टेंजेंट किसको बोलते हैं, स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं। जैसे कि ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे एक ऐसी लाइन खींच दीजिए, सी पॉइंट पे एक ऐसी लाइन खींच दीजिए जो सी पॉइंट पे टेंजेंट बनते हुए जाइए। देखो यानी वृत्त को सी पॉइंट पे स्पर्श करे। देखो तो मैंने यहां पर एक लाइन ऐसे खींची जो सी पॉइंट को वृत्त पर स्पर्श कर रही है। ये देखिए ऐसे, बराबर। तो ये जो लाइन मैंने खींची है जो वृत्त को सी पॉइंट पे स्पर्श कर रही है, बच्चों इस लाइन को हम किस नाम से जानते हैं? सर इस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट, है ना। बच्चों इस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट, और टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, बराबर। अच्छा अब दूसरी बात सुनिए, अगर आपने स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर कोई लाइन खींची है, जैसे कि मैं कह दूं स्पर्श रेखा ये हो रही और इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन खींच दीजिए, तो स्पर्श रेखा के जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगी, आप गौर से देखिए स्पर्श रेखा के ये लाइन परपेंडिकुलर है ऐसे, है ना। तो स्पर्श रेखा के जब आपने परपेंडिकुलर लाइन खींची है दैट मीन्स ये लाइन, मैं इसको भी नाम दे देता हूं सीपी, सीपी। तो सीपी को बोला जाएगा नॉर्मल, है ना। तो ये जो मैंने सीपी लाइन खींची है बच्चों, इस सीपी लाइन का बताइए नाम क्या है? तो कह देना इस सीपी लाइन का नाम होगा नॉर्मल। सीपी लाइन को बोला जाएगा नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल जो होता है किसी वृत्त की, जो नॉर्मल होता है वो हमेशा बताइए कहां से गुजरेगा? सर वो हमेशा सेंटर से गुजरेगा। नॉर्मल बताइए कहां से गुजरेगा? तो नॉर्मल हमेशा कहां से गुजरेगा? सेंटर से गुजरेगा। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना। तो ये तो कंप्लीट कंडीशन थी हमारे वृत्त की। अब वृत्त के बाद आप लोगों को अर्धवृत्त के बारे में भी समझना पड़ेगा कि भाई अर्धवृत्त कैसे बनेगा। तो चलो अर्धवृत्त बना लेते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर लिए कि ये मैंने एक कंप्लीट सर्कल बनाया और इस कंप्लीट सर्कल को मुझे अर्धवृत्त में कन्वर्ट करना है, तो यहां से मैंने एक बीचों बीच से लाइन खींच दी ऐसे, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्सा मिला के बताइए क्या बना लेगा? तो कह देना ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्सा मिला के हमारे अर्धवृत्त बना लेंगे ऐसे, है ना। बस नीचे वाले हिस्से तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर नीचे वाले हिस्से तो मुझे हटाना पड़ेगा। ये देखिए, ये बताइए क्या बन गया? तो कहना ये बन गया सर अर्धवृत्त, ये बन गया, है ना। अच्छा अब अर्धवृत्त में देखो क्या क्या समझना है आपको। सबसे पहले तो उसी तरह से यहां पर बीचों बीच हमारा क्या होगा? सेंटर, और सेंटर से बताइए यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी रेडियस आर। सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस आर। बच्चों अर्धवृत्त में आपको सबसे पहला एक पॉइंट याद करना होगा। पॉइंट ये याद करना होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। कई बार इस प्रॉपर्टी का यूज पड़ेगा, इसलिए आपको ये प्रॉपर्टी याद करनी है
कि अर्धवृत्त में जो भी आप एंगल बनाएंगे सर वो 90 डिग्री होगा। जैसे कि आप ऐसे मिलाते हुए स्क्रू यहां से मिला दीजिए तो भी ये एंगल 90 होगा। आप ऐसे मिलाते हुए स्क्रू यहां से मिला दीजिए तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ड्राइंग बनाते समय। अर्धवृत्त में बना कोण बताइए कैसा होता है? सर अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, बराबर। अच्छा बच्चों, अर्धवृत्त का जब भी कभी हमें परिमाप निकालना होगा, पहले तो एरिया निकालना सीख लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं अर्धवृत्त का एरिया कैसे निकालोगे? ओके, तो बच्चों अर्धवृत्त का एरिया हो जाएगा पूरे वृत्त का एरिया का आधा। तो पूरा वृत्त का एरिया था पाई आर स्क्वायर, और आधा कर देंगे तो बटे 2 हो जाएगा, है ना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है। बच्चों इसके परिमाप को भी पूछा जाता है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो याद रखना, जब भी कभी आपके सामने अर्धवृत्त आएगा और तुमसे पूछेगा कि बताइए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तो ध्यान रखना अर्धवृत्त के परिमाप को निकालने के लिए आपको इसके चारों तरफ, डेट मीन्स ये तो ये परिमाप बताना पड़ेगा कितना होना चाहिए, उसके साथ साथ इसको भी जोड़ना रहेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये आर है, ये आर है, तो 2r, और पूरा था बच्चों 2 पाई आर, तो आधा हो जाएगा पाई आर। तो कह सकते हैं कि पाई आर में अगर हम लोग 2r को जोड़ दे, पाई आर में इसको जोड़ दे, 2r को जोड़ दे, तो बताइए किसके वैल्यू आ जाएगी? सर ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे परिमाप की। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी थी जिसके तहत मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी कि हाँ सर्कल क्या होता है। और आपके सिलेबस में बेसिक नॉलेज ही है, बनाने को तो हम बहुत सारा कुछ बता दें सर्कल में। हाँ, अब यहां पर ना टेंजेंट खींचना और आपको आना चाहिए। वृत्त में कब कितनी टेंजेंट खींची जाती है इनकी संख्या और पूछी जाती है। तो मैं आपको सर्कल में टेंजेंट भी खींचना सिखा देता हूं कि सर्कल में कब कौन सी टेंजेंट होगी जिसकी संख्या पूछ सकता है आपके एग्जाम में। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये 2 सर्कल है, और ये 2 सर्कल जो है आपस में कट कर रहे हैं, है ना। मतलब ये केस 1 मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे हम लोग समझेंगे कि कितनी टेंजेंट होगी। ये हमारा केस नंबर 1, ये केस 1। अब केस 1 में मैंने क्या किया, 2 सर्कल लिए, सर्कल 1 सर्कल 2, ओके, और दोनों सर्कल को मैंने कट कर दिया। ये दोनों सर्कल कैसे करने वाले सर्कल, कट करने वाले हैं, है ना, कट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो कट कर रहे हैं तो बताइए कितनी कॉमन टेंजेंट खींच सकती है? तो कह देना कट कर रहे हैं तो सर सबसे पहले तो देखो एक कॉमन टेंजेंट यहां बनेगी, बराबर, और दूसरी कॉमन टेंजेंट सर यहां बनेगी। चलो कोई बात नहीं। ओके, तो देखो 2 कॉमन टेंजेंट बन रही, एक यहां बन रही, एक यहां बन रही। तो यहां पर हमारे पास जब भी कभी कोई भी 2 वृत्त आपस में कट करेंगे तो 2 कॉमन टेंजेंट बनेगी। पहली कॉमन टेंजेंट ये देख लीजिए। और बच्चों कई बार उभयनिष्ठ जीवा भी पूछी जाएगी कि कॉमन कॉर्ड कौन सी बनेगी, कितनी बनेगी। तो याद रखना जब हमारे पास 2 सर्कल कट करेंगे तो एक हमारे पास उभयनिष्ठ जीवा भी बनेगी। ये देखिए, तो एक उभयनिष्ठ क्या बन रही, जीवा। ओके, तो 2 स्पर्श रेखा आई, 2 क्या आई, तो कह देना जब 2 सर्कल आपस में कट करेंगे तो 2 बच्चों स्पर्श रेखा आई हैं। और इसके बाद देखिए एक हमारे पास कॉमन कॉर्ड आई है, उभयनिष्ठ जीवा आई है। उभयनिष्ठ जीवा तो थोड़ा कम पूछेगा, स्पर्श रेखा की संख्या पूछेगा। ठीक है, तो टेस्ट 1 में अगर हमारे पास 2 सर्कल कट करते हैं तो ये हो गया। अच्छा, मान लीजिए टेस्ट 2 आ गया, टेस्ट 2 में आ गया कि 2 सर्कल आपस में टच करते हैं। जैसे कि पहला सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया। ये देखिए दोनों सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं, तो दोनों सर्कल बच्चा आपस में टच कर रहे हैं। तो टच कर रहे हैं तो बताइए स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो कहना अगर दोनों टच कर रहे हैं तो स्पर्श रेखा की संख्या, यानी पहली जो स्पर्श रेखा बनेगा बच्चा वो इस तरह से बनेगा। ये पहली स्पर्श रेखा हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई, बराबर, 2 स्पर्श रेखा हो गई। और बच्चों कह सकते हो कि तीसरी स्पर्श रेखा ये आ जाएगी। ये देखिए, तो जब 2 वृत्त आपस में टच करते हैं एक दूसरे को तो 3 स्पर्श रेखा आती हैं, पहली,
दूसरी और तीसरी, 3 स्पर्श रेखा आती है। सुना है? अच्छा, इसके बाद बताइए अगर केस नंबर 3 आ जाए तो दोनों सर्किल ना इस बार दूर दूर है, मतलब न टच करते हैं न कट करते हैं। केस नंबर 3, तो बच्चों केस 3 में आ जाता है कि जब दोनों सर्किल आपस में न कट करे न टच करे। ये देखो, जैसे कि पहला सर्किल ये हो गया और दूसरा सर्किल ये, बहुत दूर दूर है। तो दूर दूर है तो बताइए कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगी? हाँ, तो अब इसमें स्पर्श रेखा देखो, तो सबसे पहली ऐसी स्पर्श रेखा पहली, और ये रही तुम्हारी दूसरी स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा हो रही, देख लो। तो 2 कॉमन टेंजेंट हो रही, 2 कॉमन टेंजेंट हो रही। और बच्चों इसके अलावा एक और कॉमन टेंजेंट भी खींच सकते हैं। कौन सी वो कॉमन टेंजेंट हो जाएगी सर? वो कॉमन टेंजेंट हो जाएगी ये देखो, एक कॉमन टेंजेंट ये हो रही, इसके अलावा एक कॉमन टेंजेंट ये भी हो सकती है। ठीक है, तो देख लीजिए, जब दोनों वृत्त एक दूसरे को न टच करते हैं न कट करते हैं, यानी ऐसे दूर दूर होते हैं, तो कितनी कॉमन टेंजेंट मिली? तो एक कॉमन टेंजेंट ये, 2 दूसरी ये, तीसरी ये, और मेरे भाई चौथी कॉमन टेंजेंट ये। ठीक है, तो याद रखिए, अगर हमारे पास 2 सर्कल कट करते हैं तो 2 स्पर्श रेखा, टच करते हैं तो 3 स्पर्श रेखा, और अगर न टच करते हैं न कट करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखा खिंचती है सर? 4 स्पर्श रेखा खिंचती है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट भी आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी तरह का कोई भी धोखा मत रखिएगा। ठीक है, तो ये यहां तक मैंने क्या पढ़ाया आपको? यहां तक मैंने पढ़ाया सर्किल के बारे में। अच्छा, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है फिगर, ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर पॉलीगन। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। रेगुलर पॉलीगन, इसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो कहना इसको हिंदी में बोला जाता है बच्चों बहुभुज, है ना। और जब भी कभी रेगुलर पॉलीगन लगाया है तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है समबाहुभुज। तो याद रखना, आप कह सकते हो कि ये हमारा क्या हो गया? समबाहुभुज हो गया, रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं। जैसे कि ये वाला डायग्राम देखिए, अरे इसमें कोई डायग्राम ही नहीं बन रहा, वाह, कोई बात नहीं। अब रेगुलर पॉलीगन का कोई डायग्राम नहीं है, चलो मुझे हाथ से बनाना पड़ेगा। तो रेगुलर पॉलीगन आप कह सकते हैं, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए मैंने इस तरीके से एक हेक्सागोनल बना दिया, ये देखो, समान भुजाएं लेते हुए मैंने एक हेक्सागोनल बना दिया, तो ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगन है। यदि इसका नाम क्या देंगे तो कह देना इसका नाम दिया जाएगा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल एक तरह का रेगुलर पॉलीगन हो गया। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? n बराबर माना जाएगा 6। लेकिन इसको रेगुलर पॉलीगन हम लोग तभी कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन तभी कहेंगे जब, ध्यान रखना, इसमें ये सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर। सारी भुजाएं बराबर हो, ये जो एंगल है बच्चों, ये एंगल भी कैसे होनी चाहिए? बराबर। तो जब सारी भुजाएं बराबर होती है, सारे एंगल बराबर होते हैं, तभी आप बताइए इसको किस नाम से जानते हैं? रेगुलर पॉलीगन के नाम से जानते हैं, वरना आप इसे रेगुलर पॉलीगन नहीं कह सकते, है ना। ऐसे ही अगर मैं और एग्जाम्पल बनाऊं तो मैं और एग्जाम्पल के तौर पे पेंटागन बना सकता हूं या ऑक्टागन बना सकता हूं। जैसे कि मैंने देखिए, ये देखिए, ये है, हाँ, ये देखो, मैंने एक पेंटागन बना दिया। पेंटागन में क्या होती है बच्चों? पेंटागन में 5 भुजाएं होती है। ये देखिए, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, 5वीं भुजा, ये सारी भुजाएं आपस में बराबर है। और ये सारे के सारे एंगल भी बताइए आपस में कैसे होंगे? बराबर। ओके, तो जब 5 भुजाएं हो जाती है तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि आकृति को किस नाम से जाना जाता है? तो सर ऐसी आकृति को बोलते हैं पेंटागन, है ना, पेंटागोनल, पेंटागोनल बोल दीजिए। और कितनी भुजाएं हो जाएगी सर? इसमें भुजाओं की संख्या 5 हो जाएगी। ये सब हमारे समबाहुभुज है। समबाहुभुज का मतलब, त्रिभुज भी एक तरह का समबाहुभुज है। समबाहुभुज का मतलब ये होता है कि आपके पास बस एक बंद आकृति होनी चाहिए और जिसमें जो भुजाएं आपने ली हैं वो सारी की सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तभी आप उसको समबाहुभुज की कैटेगरी में डालेंगे।
अब मैं आपको एक जनरल थ्योरम प्रूफ करके दिखाता हूं, जिससे कि आप किसी भी बहुभुज में हर एक चीज बता सकते हो। बड़े ध्यान से कायदे में सुनना। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये कोई बहुभुज है, मुझे नहीं पता इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैंने ये मान लिया कि ये सर एक बहुभुज है। ये क्या है? एक बहुभुज है। थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, सॉरी। ओके, मैंने नहीं कहा ये हेक्सागोनल है, मैंने ये नहीं कहा ये ऑक्टागोनल है, कुछ नहीं कहा। मुझे बस इतना पता है कि ये एक बहुभुज है, और बहुभुज है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी मान ली हमने? n मान ली। ठीक है, तो मान लीजिए, माना भुजाओं की जो संख्या है इसमें, भुजाओं की संख्या, तो बच्चों भुजाओं की संख्या को हमने इसमें कितना मान लिया? n। अब n का मान अगर तुमने 5 रख दिया तो पेंटागन हो जाएगा, 6 रख दिया तो हेक्सागन, 8 रख दिया तो ऑक्टागन, 10 रख दिया तो डेकागन, समझे ना? तो जैसे जैसे आप भुजाओं की संख्या बदलोगे वैसे वैसे हमें समबहुभुज मिल जाएंगे। अब इसमें क्या क्या आपको समझना होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होता है कि ये जो इसका सेंटर होगा, इस सेंटर से हमारे पास एक ये ट्रायंगल बना लीजिए। क्या बना लिया आपने? ट्रायंगल। तो आप लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि इस एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। और ऐसे देखिए ढेर सारे ट्रायंगल आपके बनेंगे, तो वो सारे के सारे आप ट्रायंगल के एरिया को जोड़कर हम टोटल एरिया निकाल लेंगे, बराबर। तो मैं यहां पर टोटल एरिया का एक जनरल फॉर्मूला भी बताऊंगा यहां पर। अब देखो कैसे, मान लीजिए इस भुजाओं की संख्या या भुजाएं बराबर हैं, और बच्चों भुजाएं अगर बराबर है तो उस भुजा को हमने अपनी तरफ से मान लिया a। कितना मान लिया? a। पूरा एंगल बताइए कितना होता है? 360, बराबर। पूरा एंगल कितना होता है? 360। अगर पूरा एंगल 360 है मेरे भाई, जिसको आप 2 पाई भी कह सकते हैं, 2 पाई, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? सिर्फ इतना एंगल कितना हो जाएगा? तो n भुजाओं के द्वारा 2 पाई एंगल बन रहा था, तो एक भुजा के द्वारा 2 पाई बटे n, तो ये पूरा एंगल बच्चों हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई n, ये एंगल होगा। बट अगर मैं इसका एक त्रिभुज का एरिया निकालना चाहता हूं, तो एक त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो बच्चों ये बताओ सिर्फ इतना एंगल कितना बचेगा? आधा एंगल। तो आधा एंगल बचेगा तुम्हारा पाई डिवाइड बाई n के साथ, पाई डिवाइड बाई n के साथ। ओके, तो मैं यहां पर ना एक थ्योरम लगाऊंगा और जिसके बाद मैं इस त्रिभुज का एरिया निकालूंगा। ठीक है, तो कैसे? तो कहना भुजा बच्चा देखो ये पूरी a है, तो आधी कितनी हो जाएगी? ये a/2, बराबर। हम लोग इसका लंब निकालना चाहते हैं, हम लोग इसका क्या निकालना चाहते हैं? इस त्रिभुज का लंब, है ना। अब देखो, इसको मैंने C कह दिया, इसको मैंने A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको मैंने पॉइंट को M कह दिया। सुनते रहना, ये A क्या है? सर A है पूरा, A क्या है? पूरा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं थ्योरम लगाता हूं, इसमें tan थीटा अप्लाई करते हैं। तो tan पाई बाई n, बच्चों tan पाई बाई n अगर मैं इस त्रिभुज में अप्लाई करूं, कौन से त्रिभुज में? ACM में। आप लिख भी दीजिए त्रिभुज ACM में, है ना, ACM। तो बच्चों ACM में अगर tan पाई बाई n अप्लाई करूं, लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब हो जाएगा तुम्हारा कितना? तो लंब हो जाएगा AM और आधार हो जाएगा तुम्हारा CM। भाई कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और कह सकते हो बगल वाली भुजा आधार मानी जाती है। तो जब इस ट्रायंगल में आप लंब बटे आधार लगाओगे तो लंब AM और आधार CM, बराबर। चलो, तो मैं CM निकालना चाहता हूं, CM कितना हो जाएगा? तो CM की वैल्यू आ जाएगी AM, AM का मान है a/2, AM का मान कितना है? a/2। और tan पाई बाई n जैसे ऊपर जाएगा तो ये बना देगा cot पाई बाई n, है ना, cot पाई बाई n। हमने ये लंब निकाला, लेकिन इसको नहीं याद करना, मुझे तो एरिया से मतलब है। तो मैं अगर पूछूं कि छोटे त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कहना 1/2 लंब जुड़े आधार, लंब है CM, और CM का मान तुमने कितना निकाला है? 1/2 cot पाई बाई n। ये तुम्हारा कह सकते हो कि लंब हो गया। और आधार कितना है? तो आधार तुम्हारा पूरा यहां से यहां तक A है, ये देखो, है ना। तो बच्चा एक त्रिभुज का एरिया कितना आ गया? तो कह देना सिर्फ एक त्रिभुज का एरिया अगर निकालना हो, सिर्फ एक त्रिभुज का एरिया, तो वो निकल के आया है a²/4, a²/4। और आगे बताइए कितना आ गया? सर आगे आ गया है cot पाई बाई n।
कॉट पाई बाई एन। यहां तक बात सबको क्लियर है ना। मैंने क्या किया है, रेगुलर पॉलीगन में सिर्फ और सिर्फ एक त्रिभुज का एरिया निकाल के दिखा दिया। ठीक, एक त्रिभुज का एरिया कितना आ गया, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कॉट पाई बाई एन। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि बताइए अगर टोटल एरिया पूछा जाए, है ना, टोटल एरिया कितना होना चाहिए, पूरा क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, पूरे पॉलीगन का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो कहना अगर इसमें 6 भुजाएं बनती तो 6 ऐसे क्षेत्रफल बनते, तो 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, समझो। तो यहां पर हमारा n भुजाएं बन रही है, तो n भुजाएं बन रही है तो टोटल एरिया हो जाएगा n इंटू ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4। और आगे बताइए क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई एन। ये हो जाएगा हमारा टोटल एरिया। ठीक है, मेन ये फॉर्मूला याद करना है कि किसी पॉलीगन में अगर आपको टोटल एरिया निकालना है तो टोटल एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा n इंटू ए स्क्वायर बाई 4। और आगे बताइए क्या होगा, कॉट पाई बाई एन। अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के लिए n का मान कितना रख दो, 3। अब यहां 3 रखोगे, यहां 3 रखोगे n में, कॉट 60, और कॉट 60 का मान होता है बच्चा 1/√3। तो यहां 3, यहां √3, और सब कुछ सॉल्व करके देखोगे तो √3/4 ए स्क्वायर आ जाएगा। n बराबर 4 रखोगे तो n बराबर 4 रखोगे, यहां 4, यहां 4, 4 से 4 कैंसिल, और यहां 4 रखा जाएगा तो कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 1 होता है। तो यहां बताइए कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप 5 रखोगे तो हम हर एक के एरिया निकाल सकते हैं, बस आप पहले फॉर्मूला याद कर लो, है ना। तो मैंने आपसे कहा कि एक काम करते हैं, पहले मैं इसको हटाता हूं, 1 सेकेंड, इसका मैं पहले डुप्लीकेट बनाता हूं, ओके। फिर डुप्लीकेट बनने के बाद फिर मैं इसको, हाँ डुप्लीकेट बना लिया, यहां पर आ गए, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर कट और समझ में आए। तो मैंने कहा ये मेरे पास कोई रेगुलर पॉलीगन था, भुजाओं की संख्या कितनी थी, n। टोटल एरिया बताइए कितना आ गया, n इंटू ए स्क्वायर बाई 4, याद कर लो, n इंटू ए स्क्वायर बाई 4, और कॉट पाई बाई n। ये हमारा टोटल एरिया आ गया। आप इससे त्रिभुज का एरिया बनाओ, इससे चतुर्भुज का एरिया बनाओ, कुछ भी बनाओ, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब इसके बाद इस वाले फॉर्मूले में विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको कि भैया विकर्ण कितने होते हैं, ओके। नंबर ऑफ डायगोनल, तो विकर्णों की संख्या जब पूछी जाए कि बताइए किसी समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चा n इंटू n-3/2। ध्यान रखना, जब भी कभी हमें किसी समबाहुभुज में विकर्ण की संख्या निकालनी होगी तो n इंटू n-3/2 अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये अब आगे जाइए। फिर इसके बाद एक और पॉइंट इसमें बड़ा खास आता है कि सर जितने भी अंतःकोण बन रहे हैं, अंतःकोण मतलब ये है ना, तो आपको अंतःकोणों का योगफल पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगला वाला जो फॉर्मूला निकलेगा बच्चों, मैं यहां लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनेगा वो रहेगा अंतःकोणों का योगफल, ओके। तो अगला फॉर्मूला होगा कि इस बहुभुज के अंदर बने हुए कोणों का योगफल, यानी अंतःकोणों का योगफल। ठीक, बताइए अंतःकोणों का योगफल कितना आएगा। तो कह सकते हैं कि अगर मैं अंतःकोणों का योगफल पूछूं तो अंतःकोणों का योगफल कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे n-2 इंटू पाई। तो जो भुजाओं की संख्या होगी उसमें 2 घटा दीजिए और पाई लगा दीजिए। पाई का मान 180 डिग्री रखना, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो n-2 इंटू पाई ये अंतःकोणों का योगफल आएगा। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ एक अंतःकोण, है ना, फिर अगला वाला पॉइंट आ गया एक अंतःकोण का मान, एक अंतःकोण का मान। ठीक, बताइए सिंगल अंतःकोण का मान कितना होना चाहिए। तो मान लीजिए 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं का योगफल इतना आ रहा है। अब एक भुजा का के लिए n निकाला तो 10 से डिवाइड करा दो, है ना। तो अगर मुझे पूछा जाए एक अंतःकोण का मान कितना होना चाहिए, तो सिंगल अंतःकोण का मान हो जाएगा n-2 इंटू पाई डिवाइड बाई n, ओके। ये एक अंतःकोण है, देखो अंतःकोणों का योगफल है n-2 इंटू पाई, और एक अंतःकोण पूछा जाए तो n-2 डिवाइड बाई n इंटू पाई।
ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है एक बाह्य कोण, आप मुझे बताइए अगला वाला टर्म टीटीसी बहुभुज का किसी बाह्य कोण का मान कितना होना चाहिए, बाह्य कोण का मान, है ना। तो बाह्य कोण का मान निकालने का सीधा सीधा तरीका क्या है, एक पहला तरीका तो यह है कि बाह्य कोण का आपको मान निकालना है तो 180 में से अंतः कोण को घटा दो बच्चों, 180 में से अंतः कोण को घटा दो। जैसे कि मान लीजिए अंतः कोण का मान 120 डिग्री आ गया, तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी 60। और अगर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस पाई में से आपको अंतः कोण का एक अंतः कोण का मान घटाना पड़ेगा, n-2 इंटू पाई ये घटाना पड़ेगा। चलो सॉल्व डाल लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि पाई तो हमारा कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाए, बाहर आ जाएगा, और अंदर n माइनस n प्लस 2 और डिवाइड बाई n, ये देखो। ओके, तो मेरे भाई ये बताओ यहां n से n कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई n इंटू पाई, 2 डिवाइड बाई n इंटू पाई, यानी आप कह सकते हैं कि एक अंतः कोण का मान जो n माइनस 2 बटे पाई, n माइनस 2 इंटू पाई बटे n आया था, इसमें से 2 बटे n जो होगा, 2 बटे n इंटू पाई, ये बाह्य कोण हो जाता है ना। तो चाहे तो आप डायरेक्ट भी याद कर लो कि बाह्य कोण का मान 2 डिवाइड बाई n इंटू पाई आता है। कई बार क्या होता है कि अंतः कोण का ये मान और बाह्य कोण का ये मान, इन दोनों के रेशियो से भी क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ भाई इन दोनों का रेशियो से क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं ये सारे के सारे फॉर्मूले एक बार आप जल्दी से रिवीजन कर लो, मैं एक एक करके एक छोटी छोटी एनालिसिस आपको कराता हूं। जैसे कि भुजाओं की संख्या कितनी मानी, n, टोटल एरिया बताइए कितना आ गया, n इंटू ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई n। विकर्णों की संख्या आप इसको कैसे याद करो, पहले एक त्रिभुज का एरिया याद कीजिए, ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई n, कॉट पाई बाई n है और n का मल्टीप्लाई कर दीजिए। विकर्णों की संख्या कितनी है, n, n माइनस 3/2। और इसके बाद बताइए अंतः कोण का मान क्या है, योगफल कितना है, n माइनस 2 इंटू पाई, एक अंतः कोण का मान क्या है बाई n, और सिर्फ 2 बाई n इंटू पाई ले लो तो बाह्य कोण का मान आ जाएगा, बराबर। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। चलो अब मैं आपको ना जल्दी से एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूं, है ना। अभी वो वाली स्लाइड है आपके पास, मैं इस वाली स्लाइड को फटाफट जल्दी से डिलीट कर देता हूं, मतलब इसको हटा देता हूं इतने पोर्शन को, ताकि मैं एक एक पोर्शन आपको एक एक चीज अच्छे से बता सकूं। ये देखिए इसको भी हटा देता हूं, बराबर। तो अभी तक हमारे पास क्या था, तो कहना अभी तक हमारे पास ये सारे फॉर्मूले थे। ये अब मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास पेंटागन है, ये क्या है पेंटागन, और पेंटागन में बताइए भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसका एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, बराबर, मैं भुजा की संख्या को ए ही मान लेता हूं, भुजा का मान ए ही मान लेता हूं, ए मान लेता हूं। तो बच्चों याद करो एरिया मैंने कहा था कि सबसे पहले तो भुजाओं की संख्या का मल्टीप्लाई करो, फिर ए स्क्वायर बाई 4 करो, है ना, और फिर आगे बताइए क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई एन, और पाई बाई एन यानी पाई डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये तुम्हारे पास एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब ये 180 होता है, 180 बटे 5, 180 बटे 5 36। अब 36 डिग्री का मान पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आप कैलकुलेटर भी देखो, ड्राइंग बनाते समय हम कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत आराम से इसका हम क्या बता सकते हैं, एरिया बता सकते हैं। चलिए विकर्णों की संख्या बताइए, तो याद करो विकर्णों की संख्या मैंने क्या बताई थी, n माइनस 3 बटे 2। तो भुजाओं की संख्या 5 है तो 5 में से 3 को घटा दीजिए, 2 बटे 2, बताइए, है ना, n माइनस 3 बटे 2। तो मेरे भाई बताइए विकर्णों की संख्या कितनी आ गई, 5। समझ ना, हम लोग यही एनालिसिस कर रहे हैं। चलो अंतः कोणों का योगफल बताइए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं अंतः कोणों का योगफल बताइए, अंतः कोणों का योगफल कितना होना चाहिए। तो कहना अगर पंचभुज है आपके पास और आप पूछ रहे हैं अंतः कोणों का योगफल, तो याद करो फॉर्मूला क्या था, n माइनस 2 इंटू पाई। तो n है तुम्हारा 5 माइनस 2 3, है ना, तो 3 इंटू पाई, और 3 इंटू पाई का मतलब कितना होता है, तो कह देना 3 इंटू पाई का मतलब पाई की वैल्यू 180 डिग्री। तो अंतः कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 18 × 3 = 54 540 डिग्री। सुन रहा है,
तो ये जितने भी अंतर के कोण है ये सब 540, इनका योगफल 540 होगा, है ना। अच्छा, अंतर कोण तो योगफल अगर 540 है तो बताइए ए एंगल कितना बनेगा। सिंगल अंतर कोण क्या होगा, अंतर कोण का मान, तो अंतर कोण का मान निकालना है तो आपको 540 डिग्री और डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करिए, तो 5 एकम 5 और 5/40, यानी बताइए ये एक अंतर कोण का मान कितना हो जाएगा, 108 डिग्री के आसपास जाएगा। एक अंतर कोण का मान कितना हो जाएगा, 108 डिग्री के आसपास जाएगा। बाह्य कोण पूछा जाता तो बाह्य कोण के लिए 180 में से घटा दो, ये देखो, तो 180 में से अगर घटा देते तो बाह्य कोण का मान बताइए कितना आ जाता सर, बाह्य कोण का मान आ जाता 72 डिग्री। तो बहुभुज की कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था, कई बार डेटा गण तक आपको योगफल पूछ लेता है ना। अच्छा, अगर मेरे पास ये हेक्सागोनल होता जिसमें भुजाओं की संख्या क्या है 3, 6, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, ये इस तरफ है और ये इसका क्षेत्र, ये इसका क्षेत्र। चलो सर ये हेक्सागोनल है, और हेक्सागोनल में सबसे पहले फिर वही सेम काम करना पड़ेगा आपको, अंतर कोणों का योगफल, अंतर कोणों का योगफल बताना पड़ेगा कि बताइए अंतर कोणों का योगफल कितना होगा, योगफल। तो फॉर्मूला याद है ना क्या था, फॉर्मूला था n-2 इंटू पाई, n-2 इंटू पाई, n की वैल्यू 6, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई, और 4 पाई मतलब 18 दूनी 36, 18 दी 54, 18 चौको 72, यानी अंतर कोणों के योगफल का मान आ जाएगा 18 चौको 72, यानी 720 डिग्री। या हो सकता है कि आपको जवाब में 4 पाई भी देना पड़ सकता है भाई, n-2 इंटू पाई, ठीक है। तो n-2 इंटू पाई हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 पाई है ना। चलो एक अंतर कोण का मान बताइए, सिर्फ एक अंतर कोण का मान बताइए कि सिर्फ एक अंतर कोण कितना होगा, है ना। तो एक अंतर कोण निकालना है तो योगफल ये जो 720 आया है इसमें आपको 6 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब 6 का भुजाओं की संख्या का डिवाइड कर देंगे तो 120 डिग्री, 12×6 72, 120 डिग्री। तो ध्यान रखना हेक्सागोनल का एक अंतर कोण बताइए कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। एक बाह्य कोण कितना हो बचेगा, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के आसपास चला जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना सर, इसका एरिया चाहिए, तो एरिया बताइए कैसे निकलेगा। तो एरिया के लिए याद करो, मैंने फॉर्मूला बताया था कि पहले तो भुजाओं की संख्या इंटू a²/4, और आगे बताइए क्या यूज करते हैं हम लोग, cot π/6, π/n होता है। अच्छा π/6 का मतलब क्या होता है, तो कह देना π/6 का मतलब होता है सर 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, cot 30 कितना होता है सर, √3। तो जब √3 हो जाएगा तो इसका जो एरिया जाने वाला है वो जाने वाला है 6 इंटू √3/4 इंटू a², ये देखो ऐसे ही आ जाएगा, है ना, ये एरिया है। अच्छा विकर्णों की संख्या पूछी जाए तो विकर्णों की संख्या बताइए कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको विकर्णों की संख्या पूछी जाए कि भैया बताओ विकर्ण कैसे निकालेंगे, विकर्णों की संख्या, तो कहता है विकर्णों की संख्या निकालनी है तो n-3/2, तो n भुजाओं की संख्या 6 - 3 3/2, देख लो। तो टोटल बताइए कितने विकर्ण आ जाएंगे, तो 6 × 3 मतलब 18/2, यानी 9 विकर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां हमारे पास ये एग्जाम्पल खत्म हो जाता है। कह सकते हो कि हमने हेक्सागोनल समझ लिया, पेंटागोनल समझ लिया। बच्चों कई बार क्या होता है कि और भी भुजाएं आ जाती है। मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3 देता हूं, है ना, और एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने कह दिया कि मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है डेटागन या डेटागोनल, जो भी आप बोलना चाहें। तो डेटागोनल में क्या होगा कि भुजाओं की संख्या 10 होगी, है ना। अब मैं डायग्राम नहीं बनाता हूं, मैं डायरेक्ट इसकी जो है ना सारे के सारे प्रॉपर्टी के मान निकालता हूं कि सारी की सारी प्रॉपर्टी के मान क्या है, जो मैंने अभी तक आपको बताए, है ना। चलो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं निकालता हूं कि अंतः कोणों का योगफल कितना होना चाहिए। सबसे पहले मैंने मान लीजिए निकाला कि सर इसके अंतः कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, अंतः कोणों का योगफल बताइए। तो अगर मैं पूछूं कि अंतः कोणों का योगफल कितना हो जाना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला था n-2 इंटू पाई, n-2 इंटू पाई। तो 10 में से 2 घटाइए 8, तो 8 पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है सर, पाई की वैल्यू रख दीजिएगा 180 डिग्री। बोलो भाई,
तो 180 डिग्री रखेंगे तो 18 8 से 44, तो 144 और एक जीरो और बनाना पड़ेगा, यानी डेटा डन में सारे कोणों का योगफल इतना होगा 1440 डिग्री। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए एक अंतः कोण कितना होना चाहिए, अंतः कोण का मान कितना होना चाहिए, तो कह देना अंतः कोण अगर निकालना है सर आपको तो 1440 में हमें भुजाओं की संख्या यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 144 डिग्री, ये सर एक अंतः कोण होगा 144 डिग्री, है ना। तो 144 डिग्री हमारा एक अंतः कोण होगा। अच्छा, बाह्य कोण पूछा जाए कि बताइए बाह्य कोण कितना होगा, तो कहना बच्चा अगर बाह्य कोण निकालना है आपको तो 144 180 में से 144 घटाना पड़ेगा, तो जब 180 में से 144 घटाया जाएगा बच्चा तो बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री। आप 180 में से 44 घटाइए, ठीक है। विकर्णों की संख्या बताइए कितनी होनी चाहिए, विकर्णों की संख्या, तो जब आप विकर्णों की संख्या पूछेंगे कि बताइए विकर्णों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो याद करो फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, n इंटू n माइनस थ्री और बटे कह सकते हो बटे कितना था 2, तो n माइनस थ्री बटे 2, ये देखिए। तो डेटा डन में विकर्ण कितने हो जाएंगे सर 35 विकर्ण आएंगे, 35 विकर्ण आएंगे, ओके। अच्छा, डेटा डन में अगर मैं आपसे एरिया पूछूं कि पूरी आकृति का एरिया कितना होना चाहिए, तो याद करो एरिया निकालने का जनरल फॉर्मूला था कि भुजाओं की संख्या 10, फिर इसके बाद आगे क्या था सर, आगे था ए स्क्वायर, कोई भी एक भुजा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और बच्चों आगे था कॉट पाई बाई एन, है ना। तो पाई और एन का वैल्यू 10 बराबर, अब 180 बटे 10 18 डिग्री होता है, अगर कॉट 18 का मान पता चल जाए तो हम बहुत आराम से इसका क्या बता सकते हैं, क्षेत्रफल भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने 2D सेक्शन को खत्म कर दिया बच्चा, और 2D सेक्शन में मतलब मेन जो डायग्राम थे वो खत्म कर दिए। अब हम लोग अगले वाले लेक्चर, ये दूसरा लेक्चर खत्म हो गया, अगले वाले लेक्चर में हम कोनिकल सेक्शन देखेंगे, जिसमें हमारा इलिप्स आएगा, पैराबोला आएगा, हाइपरबोला आएगा, मतलब 8 लेक्चर का और ये चैप्टर बचा हुआ है। फिर हमारे पास 3D सेक्शन भी आएंगे, ये सब कुछ हम लोग अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, ओके। तो आई थिंक आप लोग को मजा आई होगी वाले चैप्टर पढ़ने में। तो 2D सेक्शन में मेन जो हेडिंग्स थी वो आपकी यहां से खत्म हो जाती है, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।